नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और लखनऊ के बड़ा और छोटा इमामबाड़े को लेकर संग्राम छिड़ गया है। ओपी राजभर ने दावा किया है कि इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं, अगर संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड कागज दिखाए। अब राजभर के इस दावे पर मौलानाओं ने विरोध किया है और मौलानाओं का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राजभर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जारी संग्राम के बीच यूपी सरकार के एक दावे से वक्फ बोर्ड की नींद उड़ गई है। दरअसल बीते मंगलवार को लखनऊ में हुई जेपीसी की बैठक में सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया गया। सरकार की तरफ से लखनऊ के इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल को लेकर कहा गया है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति है। सरकार के इस दावे पर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बयान भी सामने आया है। भाई सरकार ने दावा किया है तो साक्ष्य तब न कहा है कि नहीं है, तो नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल है, सरकार के पास साक्ष्य है। ओपी राजभर का साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड के दावे से कुछ नहीं होता। अगर संपत्ति का मालिक वक्फ है तो कागज लेकर सामने आए। सरकार की मंशा है कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना। तो सरकार है कि 1359 फसली में अगर आपका नाम है, वक्फ बोर्ड की जमीन है तो आपके पास है। अगर आप किसी संपत्ति को कह रहे हैं कि ये हमारी है तो आप साक्ष्य तो दीजिए, कि बिना साक्ष्य के आपको मान लिया जाएगा। तो यही संशोधन हो रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार ने प्रदेश में वक्फ की 70% से अधिक जमीन को सरकारी बताया है। अब सरकार के इस दावे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। की संपत्तियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग हुई, उस पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये दावा करती है कि ये ज़मीन हमारी है। सबसे ज़्यादा यानी 70% जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की नहीं, बल्कि वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। ये दावा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल बड़ा इमामबाड़ा समेत कई मशहूर इमारतों की जमीन को सरकारी बताया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर वक्फ की कितनी संपत्ति फर्जी है, और सवाल ये भी कि क्या इमामबाड़ा के नाम पर वक्फ बोर्ड कोई बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भाई इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खास सवाल हम बताते हैं जो कि आज की चर्चा में हम उठाने वाले हैं। इमामबाड़ा पर किसका दावा पुख्ता? सवाल ये है क्योंकि इमामबाड़े को लेकर अब लड़ाई तेज हो चली है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इमामबाड़ा की जमीन पर वक्फ बोर्ड का फर्जीवाड़ा। सवाल ये है कि यूपी में वक्फ की कितनी जमीन आखिरकार फर्जी है और कितनी सही है। राजभर के बयान से आखिरकार मौलाना परेशान क्यों है? और भाई इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ जल्दी से आपसे करवाते हैं। आनंद दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा उजमा परवीन जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जुनेद खान जी AIMIM प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत आनंद दुबे जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। ओपी राजभर जी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो अपनी बातें कह रहे हैं कि भाई सरकार की ये जमीनें हैं, हमारे पास तथ्य पूरे हैं, कागज पूरे हैं, लेकिन ये फिर फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है वक्फ बोर्ड का? हर जमीन को वो अपना बता रहे हैं फिर। नहीं, देखिए ये पहली बार नहीं है जब वक्फ की जमीनों पर सवाल उठे। वक्फ तो अलग अलग तरह से दावे कर देता है। आपने सुना ही होगा कि तमिलनाडु के चिरुचेंथुरई गांव को ही उन्होंने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, जहां 600 हिंदू परिवार रहते हैं, और वहां एक मंदिर है जो 13वीं शताब्दी का, उस पर भी दावा कर दिया कि ये भी वक्फ की संपत्ति है। इसी तरह केरल के मुनव्वल में, एर्नाकुलम जिले में। इसके अलावा आइए, आपने सुना होगा जब वक्फ की बातें चल रही थी तो एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि संसद भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो राष्ट्रपति भवन के अंदर भी वक्फ का दावा करते। तो इस तरह तो वो पूरे देश में हर जगह वक्फ का दावा कर देते। तो ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन दावा करने से चीजें हो नहीं जाती। सबसे बड़ी बात, निश्चित रूप से 1359 फसली में अगर किसी के नाम पर कोई जमीन है, वो एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके अलावा तमाम दस्तावेज हैं। अगर उन दस्तावेजों में किसी की जमीन है और अगर किसी ने वक्फ किया है
तो निश्चित रूप से वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन आप किसी गांव पे कब्जा कर लें, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लें, कहीं किसी विभाग की सरकारी जमीन खाली पड़ी हो और आप उस पर कब्जा कर लें और फिर दिखाएं कि नहीं जी हमारे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अभी बनारस से मामला निकल के आया है कि बनारस में जो करीब 1600 के आसपास जो प्रॉपर्टीज है उसमें 400 से ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टी है जिनको वक्फ घोषित किया गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश में 78% जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें 78% के आसपास जो है वो सरकारी संपत्ति होने की बात सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से सरकार एक एक पहलू को देखेगी। जो सरकार की जमीन होगी, जो किसी दूसरे की जमीन होगी वो उसे मिलेगी, अगर वक्फ की होगी तो वक्फ के हवाले रहेगी। ठीक है ओझमा जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कब्जा कर लेने से हर कोई जमीन वक्फ की थोड़ी ना हो जाएगी। ओझमा जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है जी। मैं सबसे पहले यही कहूंगी अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो असल में उन्होंने एक टारगेट रचा है मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, मुसलमानों को पेन करने का, मुसलमानों की पेच कसने का जो उन्होंने एक टारगेट लिया है, उस टारगेट से उनको बहुत मतलब है। देश के अंदर क्या हो रहा है, रोजगार है कि नहीं है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। असल में अगर एक बात, अरे मुसलमानों को टारगेट करने का कहां से आ गया ओझमा जी इसमें? वो कह रहे हैं ना कागज दिखाइए। तो अगर आप लोग सही हैं तो कागज दिखाइए ना। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आ रही हूँ दुबे जी। बोर्ड की जमीन को अपना बताया जा रहा है, तो सरकार ने भी कई जमीनों को हड़पा है और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अपने कार्य को कर रही है। और जानबूझकर जिस तरह से बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बेगम हजरत महल पार्क को अपनी संपत्ति बता रहे हैं और वक्फ बोर्ड को इस तरह से बता रहे हैं कि कब्जा किया है सरकारी संपत्तियों पर, तो जाइए निष्पक्ष तरीके से जांच कराइए ना। आपने अपनी ही कहते नहीं जिसकी लाठी उसी की भैंस, जब लाठी भी आपकी है भैंस भी आपकी है तो हमारी सुनने वाला कौन है? मैं तो बस एक शेर पढ़ूंगी, सुन के फिर आप खत्म करिए इस बात को कि तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, ये जनता चीख रही है, ये जनता चीख रही है। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। बने हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है। बस जनता चीख रही है, चीख रही है। ठीक है दुबे जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। वो कह रहे हैं आप लोग टारगेट बेस कर रहे हैं, हर जगह आप लोग टारगेट बेस्ड ही काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, अरे इनको थोड़ा शांत करा लीजिए भाई। क्या कह गया उत्तर प्रदेश सरकार का? मैं तो कहती हूँ एक बार कहिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, साबित करिए। आप अपनी जुबान से कहिए, आप सदन के अंदर जाके कहिए कि मैं सिर्फ एक समुदाय का मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुस्लिम। वो सबके मुख्यमंत्री हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। सदन में खड़े ये आपकी सोच है। ठीक है ओझमा जी अब रुक जाइएगा, दुबे जी को बोलने दीजिए। दुबे जी दो तीन चीजें इन्होंने कही। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट करके हम उनको आवास दे रहे हैं, टारगेट करके हम उनको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, टारगेट करके हम उनको शौचालय दे रहे हैं, टारगेट करके हम उनको मकान दे रहे हैं, टारगेट करके हम उनको रोजगार दे रहे हैं। टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, टारगेट आप कर रही है। और शांति से बात सुनिए, ये मुशायरा नहीं है या कविता नहीं पढ़नी है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी अधिकार दिए, शांति से पहले बात सुनिए। हमें ठीक नहीं चाहिए, पहले आप थोड़ा धैर्य रखिए। कार्ड में चाहिए, नहीं चाहिए। एंकर महोदया या तो इन्हीं को बोल लेने दीजिए। उजमा जी रुक जाइए ना, ऐसे चिल्ला चोट से नहीं होगी डिबेट। उजमा जी बारी बारी से प्लीज। अगर उजमा जी से ही बुलवानी और कविता और गाना गवाना है तो इन्हीं से डिबेट करवा लीजिए। अपने समय में बोलिए ना उजमा जी, मैं आपके समय में तो बोल नहीं रहा था। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपकी कविता सुन सकता हूं और आप मेरी बात नहीं सुन रही है। तो इन्होंने कहा टारगेट, इन्होंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल आप लोगों ने जीवन भर यही किया है। आपकी लाठी में जोर था तो आपने काशी विश्वनाथ के ऊपर चढ़ के मस्जिद बनवा दी। आपकी लाठी में जोर था तो आपने राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनवा दी। आपकी लाठी में जोर था तो आपने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद बनवा दी।
इसको कहते हैं लाठी में जोर। इसलिए इस तरह की दलीलें देना बंद करिए। आप लोग जमीन कब्जा करें, आप लोग धर्म के नाम पर मजहबी जिम्मेदारी लागू करना चाहते हैं। यह मजहबी जिम्मेदारी है कि न खाता न बही, जो वक्त कहे वही सही। इस तरह से न देश चलेगा न उत्तर प्रदेश चलेगा। जो जमीन आपकी है वो आपकी होगी, लेकिन जिस जमीन पर आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस जमीन को आपने जबरन कब्जा किया है, वो आपसे छीनकर, आपसे लेकर उस पर गरीबों के लिए मकान बनाने का काम करेंगे, अस्पताल बनाने का काम करेंगे, सामुदायिक भवन बनाने का काम करेंगे। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा, वापस आएंगे, अन्य मेहमानों के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्फ संशोधन बिल पर बोले हैं अखिलेश यादव। बीजेपी वाले सबसे बड़े भूमाफिया ये वक्फ की जमीन पर कब्जा चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बोले हैं अखिलेश यादव, बीजेपी वाले सबसे बड़े भूमाफिया हैं, ये वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है। किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहाँ की रजिस्ट्रियां चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की ज़मीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। किस तरीके से नफरत का सहारा लेकर राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। जुनैद खान जी, अब मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि हर चीज में मजहब क्यों देखें। भाई, सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर जिस जमीन पर आपने कब्जा किया है तो वो कब्जा तो हटाना होगा, और अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ है, कुछ दस्तावेज है, तो वो दिखाइए ना। आपकी जमीन आपकी ही रहेगी, फिर इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल जेपीसी की मीटिंग में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ओपिनियन लेने के लिए वो मीटिंग ऑर्गेनाइज थी। सरकार ने वहां पर अपना पक्ष रखते हुए, बहुत चीप पॉलिटिक्स करते हुए ये क्लेम किया है कि 78% वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो सरकारी संपत्तियां हैं। अभी ये मुद्दा डिस्कशन वहां था ही नहीं। जेपीसी की कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल की लीगलिटी को डिस्कस करने के लिए बनी हुई है कि ये एक्ट में क्या कमियां हैं, क्या आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। ये मुद्दा तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब बन जाएगा, ये बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि 78% है कि 88% है कि 98% है। फिर जो भी प्रक्रिया आप डिसाइड करेंगे, पार्लियामेंट जो बिल पास करेगी, एक्ट बनेगा, उस हिसाब से वो तय कर लिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिल में कलेक्टर को जो पावर दे रही है डिसाइड करने के लिए कि बिल, अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ क्लेम की जाएगी तो उसका जो फाइनल अथॉरिटी होगा उसको डिसाइड करने के लिए वो कलेक्टर होगा। अगर सरकार इसी तरीके से सर्वे के आधार पर या कोई भी अपने पक्ष रखते हुए कलेक्टर के सामने कहेगी कि 78% या 88% जमीनें जो है वक्फ की वो सरकारी जमीन है और कलेक्टर उसको डिसाइड करने की अथॉरिटी होगा। कलेक्टर जो कि सरकार का ही एक ऑर्गन है, सरकार का ही एक एम्प्लॉय है, वो कैसे निष्पक्ष तरीके से इस पे फैसला दे सकेगा? यही हमारा ऑब्जेक्शन था। कल मैं जेपीसी की मीटिंग में था, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उसमें हमने बताया कि कलेक्टर को ये जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं। जब सरकार और प्राइवेट पार्टी के बीच में मुकदमा होगा तो कलेक्टर उसको कैसे डिसाइड करेगा? कलेक्टर को मजबूरी होगी कि वो 99% केसेस में सरकार के फेवर में ही वो जजमेंट देगा। ठीक है अमरीश जी, मैं आपके पास आती हूं, दुबे साहब आऊंगी वापस। अमरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीएचपी प्रवक्ता हैं। अमरीश जी, क्योंकि 70% जमीन को बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन है वक्फ की, वो कह रहे हैं ना कि केवल सर्वे करवा लेने से थोड़ी ना हो जाएगी जमीन सरकार की। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की रहेगी। आप भी तो प्रूफ दीजिए ना। वक्फ के यह कह देने से कि जमीन वक्फ की है और देश की जमीनें वक्फ की हो जा रही हैं। किसी भी जमीन पर दावा ठोक दिया कि ये वक्फ की जमीन है और वो वक्फ की हो जा रही है, और जिसकी जमीन पर ये दावा ठोक रहे हैं उसको सिद्ध करना है कि जमीन हमारी है और सुनने वाला भी वक्फ है। तो यह तो प्राकृतिक कानून के विपरीत है एकदम। मराठवाड़ा क्षेत्र में तमाम पांडवकालीन मंदिरों के बगल की जमीनों पर वक्फ ने दावा ठोका है, तो वक्फ की दावा ठोके और वक्फ ही निर्णय करे कि ये जमीन हमारी है कि नहीं। यह बात जो है यह न्याय संगत लगती है क्या? और अगर सरकार ने कहा है कि वक्फ के कब्जे में जो जमीन है
उसमें 70% जमीन सरकार की है, तो उसका कागज अगर वक्त दिखाता है कि वो सरकार की नहीं है तो वो वक्त के पास चली जाएगी। इसमें झगड़ा कहां से? नंबर 1। नंबर 2, अगर कलेक्टर को अथॉरिटी नहीं बनाया जाएगा तो अथॉरिटी किसको बनाया जाएगा? अब किस पर विश्वास करोगे? कलेक्टर जो है वह आईएएस ऑफिसर है और शुरू से संपूर्ण जिले के संपूर्ण अभिलेखों का वह मुखिया है। अब उसको किसी सरकार का मान लेना, आज किसी की सरकार है कल किसी की सरकार रहेगी, लेकिन कलेक्टर तो रहेगा। तो कलेक्टर पर भी अविश्वास है, सरकार पर भी अविश्वास है, मुख्यमंत्री को भी आप हिंदू का मुख्यमंत्री मानते हो, तो आखिर विश्वास किसके ऊपर है? यह देश संविधान से चलता है। यह तय करना है कि भाई अगर आपके पास कागज है तो जमीन आपकी है। सरकार की जमीन को कब्जा करके अगर वह उसको अपनी जमीन मानता है तो सरकार में जो भी बैठा उसका कर्तव्य है कि वो सरकार की जमीन का वो संरक्षण करे। सरकार को लगता है कि जमीन हमारी है, उसने दावा किया और उस जमीन को अगर वक्फ सिद्ध कर देगा कि हमारी है तो वक्फ की है। लेकिन यह जो आज का कानून है, जिस कानून में संशोधन की बात चल रही है कि वक्फ ही दावा ठोके किसी की जमीन पर, और जिसकी जमीन पर दावा ठोके वो सिद्ध करे कि जमीन हमारी है और सुनवाई करने वाला भी वक्फ ही हो, तो यह कौन सा प्राकृतिक? ठीक है उस्मा जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर दुबे साहब के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मैं जब से देख रही हूँ कि सरकार आई है, सिवाय बिल लाने के कोई काम ही नहीं किया। अगर आपका मुझे क्या जीएसटी में कुछ सुधार हुआ? क्या बिल लाने से रोजगार मिल गया? क्या बिल लाने से चिकित्सा विभाग में बढ़ोतरी हो गई? क्या बिल लाने से लोगों को शिक्षा प्राप्त हुई? बिल लाने से हो क्या रहा है? लोगों को बहकाइए मत, लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को सीधे रास्ते पर रहने दीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश। देश संविधान से चलेगा, किसी की मर्जियों से नहीं चलेगा कि कोई कलेक्टर आकर बैठ जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे हमारे राजधानी का कलेक्टर हो, चाहे वो कहीं का कलेक्टर हो, उसे संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। संविधान के विरुद्ध जाकर आपका सरकारी कलम नहीं है, ये सरकार के अधीन नहीं चल सकते आप। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चलना होगा, आपको संविधान के अधीन चलना होगा। ऐसे देश चलेगा। देश किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। कोई किसी को आके किसी के ऊपर किसी की मर्जी। अरे तो आप इसी पर तो भरोसा करेंगी, कलेक्टर पर विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री को आपने हिंदुओं का मुख्यमंत्री बता दिया भाई, तो किसी पर तो भरोसा करेंगी ना। ठीक है दुबे जी, दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दुबे जी बोलिए जल्दी से। इमाम बाड़ा हो, चाहे वो बड़ा इमाम बाड़ा हो, चाहे वो बेगम हजरत महल पार्क हो, जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं सरकारी, ये सरकारी दावा ठीक नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम अपनी कानूनी लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, देखिए जीत किसकी होती है। संविधान की बात कर रहे हैं दुबे साहब, और संविधान को ही नहीं मान रहे हैं। अब बताइए ना ये क्या तरीका है? जी देखिए, योगी जी को ये हिंदुओं का मुख्यमंत्री मानते हैं, मोदी जी को ये हिंदुओं का प्रधानमंत्री मान लेते हैं, सरकार को ये हिंदुओं की सरकार मान लेते हैं, कोर्ट को ये मानते नहीं है, कहते हैं कोर्ट भी हमारे फैसले सही नहीं करती है, चुनाव आयोग पे इनको भरोसा नहीं होता है। तो बताइए कि इनका भरोसा है किस पे? अब एक बात इन्होंने कहा कि संविधान, बिल्कुल मैं तो कहता हूं देश में एक ही किताब पर अकीदा होना चाहिए, वो है संविधान। हम भी मानते हैं, आप भी मानिए। तो संविधान पंथ निरपेक्ष देश में एक मजहबी बोर्ड कैसे हो सकता है? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, संविधान की आप बात करती है, संविधान कहता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, किसी भी धर्म का कोई पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है संविधान में। पूछिए उजमा जी से तैयार हैं यूसीसी के लिए? पूछिए अगर इनका भरोसा संविधान पर है तो ये कहें कि हाँ हम खुले दिल से यूसीसी का स्वागत करते हैं और पर्सनल लॉ जैसी कोई चीज देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा संविधान पर है, हमारा भरोसा संविधान में जो एक एक शब्द लिखे गए उस पे है। लेकिन अभी यूसीसी की बात होगी तो इनको तकलीफ हो जाएगी, ये झंडे डंडे लेके निकल जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं, इसकी भी एक तकलीफ इनको है। लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ने जितनी भी विकास की योजनाएं चलाई हैं बिना भेदभाव के, और मैं दावे से कह रहा हूं हर तीसरा बेनिफिशियरी उत्तर प्रदेश की स्कीम में मुस्लिम है, और बिना भेदभाव के आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है।
लेकिन आपकी पीड़ा सिर्फ ये है कि आप पहले की सरकार की तरह खुल के धंधा नहीं कर पा रहे हैं, खुल के गुंडागर्दी नहीं कर पा रहे हैं, सम्मान नहीं करते, जो संविधान बनाने वाले का सम्मान नहीं करते, वो संविधान क्या मानेंगे? अरे आप लोगों ने कितना अपमान किया है बाबा साहब का, ये बताने की जरूरत नहीं है। आजम खान ने बाबा साहब को भूमाफिया तक कह दिया और आप लोग खुश थे, आप लोग तालियां बजा रहे थे, आप बातें कर रही हैं। नहीं पता आपको, एबीसीडी नहीं पता संविधान की। नहीं, आपको तो सब कुछ पता है, उसके बावजूद नहीं मान रहे। चलिए, हमें तो एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन आपको सब पता है, आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। चलिए, आप ही मान लीजिए। ठीक है, जुनैद खान साहब, ये किस तरीके का संविधान पर भरोसा है फिर? इनसे पूछिए यूसीसी चाहिए कि नहीं, बताइए ना। संविधान जुनैद खान जी, आवाज आ रही है आपको? आप मुझे बताइए यूसीसी लागू होना चाहिए? चाहती हैं आप? नहीं कर पाते, संविधान बनाने संविधान की बातें कर रहे हैं, लेकिन एतबार किसी पर नहीं है। आप लोग नहीं, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि एतबार किसी पे नहीं है। बाकी ये किस चीज का हमसे जवाब चाहते हैं ये बताएं। बाबरी मस्जिद इन्होंने 1992 में गिराई, उसके बाद फैसला आया, हमने उसको स्वीकार किया, तो हमने तो संवैधानिक तरीके से ही किया। इन्होंने जो 1992 में घटना करी थी वो गैर संवैधानिक घटना थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देने के बाद इन्होंने कानून को तोड़ा। हमारी तरफ से संविधान का उल्लंघन कहाँ हुआ, ये बताएं। किस चीज का जवाब चाहते हैं, हम संविधान कहाँ नहीं मान रहे हैं? ठीक है अमरीश जी। शाहबानो वाले केस में संविधान के अंतर्गत ही ना कोर्ट ने फैसला दिया था शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का। संपूर्ण देश में प्रदर्शन किसने किया, जजों को गालियां किसने दी, संविधान न्यायपालिका पर प्रश्न किसने खड़ा किया, और उस केस को, उस फैसले को बदल देने के लिए संविधान का संशोधन किसने किया? ये संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। देश का जब बंटवारा हुआ तो जिनको पर्सनल लॉ चाहिए था उन्हीं के लिए पाकिस्तान बना था, और बचा हुआ जो भारत है उसमें आज भी पर्सनल लॉ चल रहा है। एक ही देश में दो समुदायों के लिए दो कानून है। ये संविधान का सम्मान है क्या? संविधान का सम्मान जो है वो शब्दों से करने की बात नहीं है। जो भी आपके सुविधा का हो उसमें आप संविधान को सामने ले आओ, जो आपको असुविधा का हो उसमें संविधान की बात मत करो। इस देश में, एक देश में एक विधान, समुदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर सब लोग अलग अलग विधानों से अगर शासित होंगे तो तो वक्फ की लड़ाई अब इमामबाड़े तक आई, इसी को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मंत्री का जो दावा है इसको लेकर मौलानाओं की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ